जामुनगढ़ गांव में नैन्सी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति था और एक बेटी मानुषी थी। उसके परिवार में उसकी सास और जेठ जेठानी भी थे। उन लोगों के पास जमीन जायदाद भी बहुत था। नैन्सी का पति और उसका जेठ साथ में फलों का बिजनेस करते थे। एक दिन नैन्सी की सास उससे कहती है, बहू, मुझे हरिद्वार जाना है। तुझे पता है ना, मैं हर साल हरिद्वार जाती हूँ। ये साल खत्म होने वाला है और मैं अभी तक नहीं गई। अम्मा, इस बार फलों के काम में बहुत मुनाफा हुआ है। मुनाफे के लिए भैया और आपके छोटे बेटे ने बहुत मेहनत की है, इसलिए अभी तक आपको कोई हरिद्वार नहीं लेकर जा पाया है। लेकिन मैं मानुषी के पापा से बात करती हूँ, 1-2 दिन में आपको ले जाएंगे। हाँ बहू, आज ही आएगा तो बात कर लियो। रात को राघव घर आता है। वो अम्मा कह रही थी कि उन्हें हरिद्वार जाना है। वैसे भी वो हर साल जाती हैं। ये साल खत्म होने वाला है, अभी तक उन्हें कोई हरिद्वार लेकर नहीं गया है, इसलिए आप सारा काम छोड़कर उन्हें हरिद्वार ले जाइए। मानुषी वहीं बैठकर पढ़ रही होती है। ये सुनकर वो कहती है, पापा, आप दादी को हरिद्वार लेकर जाएंगे? मैं भी जाऊंगी। नहीं मानुषी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें हर साल छुट्टी में घुमाने ले जाता हूँ ना मैं। हाँ, वैसे भी तुम्हारे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, उसकी तैयारियां करो। अगले दिन राघव और नैन्सी की सास हरिद्वार जाने के लिए तैयार होते हैं। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए वो लोग गाड़ी में बैठते हैं। रास्ते में हाईवे पर उनकी गाड़ी एक बड़े से ट्रक से टकरा जाती है, जिसके बाद मौके पर ही राघव और नैन्सी की सास की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाले राघव और उसकी माँ की लाश घर लेकर आते हैं। मानुषी उस वक्त स्कूल गई हुई थी। नैन्सी और उसकी जेठानी बहुत रोती हैं। दीदी, अम्मा और राघव तो हरिद्वार जा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा। अचानक हम पर कैसी विपदा आ गई है। मैं इनके बिना कैसे रह पाऊंगी दीदी। नैन्सी, यही जीवन है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है। तुम्हारी एक छोटी बच्ची है, तुम्हें उसका ध्यान रखने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। आसपास के लोग भी नैन्सी को बहुत समझाते हैं। कुछ घंटों बाद नैन्सी का जेठ राघव और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक नैन्सी की जेठानी जया अलग व्यवहार करने लगती है। नैन्सी अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तभी जया उसके कमरे में आती है। नैन्सी, तू मेरे से पहले उठ जाती है, लेकिन घर के एक भी काम नहीं करती है। करती तो हूँ दीदी, बल्कि सारे काम तो मैं ही करती हूँ। बस सुबह थोड़ी जल्दी रहती है, क्योंकि मानुषी को स्कूल जाना होता है। तेरी बेटी 5 साल की है ना, जो तुझे उसे तैयार करना पड़ता है। 12 साल की है तेरी बेटी, खुद तैयार हो सकती है वो। दीदी, अचानक आपको कुछ वक्त से क्या हो गया है? आप पहले तो कभी भी मेरे से ऐसे बात नहीं करती थी। कुछ वक्त से मेरी आंखें खुल गई है। मतलब कुछ नहीं, जाकर काम कर। इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। सारा दिन अपनी बेटी के आगे पीछे घूमती रहती है, जैसे दूध पीती बच्ची हो इसकी। नैन्सी को जया की बातें बहुत बुरी लगती है और वो उदास हो जाती है। मम्मी, आप उदास मत हो। ताई जी सही तो कह रही थी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद तैयार हो जाऊंगी। आप अपना काम करो, वरना ताई जी आप पर बहुत गुस्सा करेंगी। अगले दिन से मानुषी स्कूल के लिए खुद तैयार होने लगती है और नैन्सी घर के काम करने लगती है। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। तभी एक दिन काम करते हुए नैन्सी अपने जेठ जेठानी की बातें सुन लेती है। मुकेश जी, इन दोनों माँ बेटी के खर्चों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब इसका पति तो मर गया है और इन दोनों का बोझ हमारे ऊपर आ गया। तो क्या हो गया जया? ये दोनों हमारे परिवार का हिस्सा हैं। बड़ा परिवार का हिस्सा है। अरे हमारे भी 2 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। उन दोनों का खर्चा देखेंगे या इसकी बेटी का? इतने महंगे स्कूल में पढ़ाती है अपनी बेटी को। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है क्या? स्कूल फीस कौन देता है? हम। ऊपर से कॉपी किताब का खर्चा। और तो ये नैन्सी भी कोई कम नहीं है। कोई भी साड़ी इसे पसंद आए तो दीदी दिलवा दो ना, जैसे दीदी के पास पैसों का पेड़ है। अरे पति मर गया है, थोड़ा हिसाब से नहीं चल सकती है क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही हो जो हर मुसीबत में परिवार का साथ दिया करती थी। हाँ, क्योंकि बेवकूफ थी ना मैं। देखो, आपको सारे जमीन अपने नाम करवाना होगा। उसके बाद मैं इन दोनों को इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसका ठेका नहीं ले रखा है मैंने। सारे जमीन जायदाद अपने नाम करवाओ, उसके बाद दोनों माँ बेटी यहाँ से जाएंगी। मैं पागल हूँ ना जो इन महंगाई के जमाने में इन दोनों माँ बेटी का खर्चा उठाऊं?
अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी, और चाहे आप मुझे कितना भी बुला लो, मैं नहीं आऊंगी। मुकेश जया के जिद के आगे कुछ नहीं कर सकता था। उसे उसकी बात माननी पड़ी। नैन्सी ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो उसी वक्त जया के कमरे में आती है और कहती है, दीदी, मुझे लगा था कि आपका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला हो गया है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे और मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचती हो। मुझे जमीन जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है मेरे पति ने बहुत मेहनत से बिजनेस में काम किया है, पर क्या करें, ये दुनिया है ही ऐसी जो अकेले लोगों को कुचलती है। आपको जमीन जायदाद चाहिए, आप ले लो। इससे पहले आप हम दोनों को धक्के मारकर घर से निकालो, हम खुद चले जाते हैं। बिल्कुल सही सोचा है तूने, मेरा काम हल्का कर दिया। उसके बाद जया जमीन जायदाद के कागजात निकालती है। नैन्सी उस पर साइन कर देती है और अपने कमरे में जाकर अपना और अपनी बेटी का सामान पैक करने लगती है। मम्मी, आप सामान पैक कर रही हो हमारा? हम ट्रिप पर जा रहे हैं क्या? नहीं, हम अपने नए घर में जा रहे हैं। हमारा घर तो ये है ना? ये हमारा घर तब ही था जब तक तुम्हारे पापा थे, अब नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी अपना सामान लेकर घर से चली जाती हैं। नैन्सी के पास उतने ही पैसे थे जिससे राशन आ सकता था, लेकिन उसे रहने के लिए घर भी चाहिए था। चलते चलते उसे एक खाली कुटिया नजर आती है। लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता है, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। उस दिन से नैन्सी कुटिया में रहने लगती है। उसके पास कुछ पैसे थे जिससे वो राशन खरीद लेती है। उसके राशन खरीदने के बाद वो बचे कुचे पैसे भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो अगले दिन से जंगल में लकड़ियाँ काटने लगती है और बाजार में लकड़ियाँ बेच देती थी। अब मानुषी भी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगती है। हमेशा की तरह नैन्सी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तभी उसे उस दिन जंगल में दो घायल परियां मिलती हैं। नैन्सी परियों के पास जाती है। क्या हो गया आप दोनों को? ये कैसे हुआ? यहाँ पर अभी हमारी एक डायन से झड़प हुई थी। हमने उस डायन को मार गिराया है, लेकिन उसने हमारे पंख पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम परी लोग वापस नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, आप दोनों मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। मैं वहाँ पर आप दोनों के पंखों पर हल्दी का लेप लगा दूंगी। उसके बाद आप परी लोग वापस जा पाओगी। दोनों परियां साधारण लड़की का रूप लेकर नैन्सी के घर जाती हैं। नैन्सी आगे आगे चल रही थी और दोनों परियां उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद नैन्सी का घर आ जाता है। वो हल्दी का लेप लगाने लगती है और दूसरी तरफ दोनों परियां आपस में बात कर रही थी। ये तो छोटी सी कुटिया में रहती है। हाँ, जंगल भी कुल्हाड़ी लेकर जा रही थी। लगता है लकड़ी काटने का काम करती है। बेचारी बहुत गरीब है। चल, इससे बात करते हैं और भी कई बातें पता लगेगी। थोड़ी देर बाद नैन्सी का हल्दी का लेप बनकर तैयार हो जाता है और वो दोनों परियों के पंख पर लगा देती है। उसके बाद दोनों परियां नैन्सी से बातें करने लगती हैं। यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। कुछ महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया है। उसके बाद मेरी जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं यहाँ रहने लगी। ये सुनकर दोनों परियों को नैन्सी पर बहुत दया आती है। दूसरी परी पहली परी के कान में बोलती है, ये तो बहुत अच्छी है और इसका जीवन बहुत कष्टों से गुजर रहा है। हम दोनों इसको अपने साथ परीलोक लेकर जाएंगे और वहाँ इसकी मदद करेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। उसके बाद दोनों परी नैन्सी को अपने साथ परीलोक जाने के लिए कहती हैं। बहुत मना करने के बाद आखिर में नैन्सी परीलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नैन्सी दोनों परियों के साथ परीलोक जाती है। वहाँ पर पहुंचकर परियां उससे कहती हैं, तुमने हमारी मदद की। हम दोनों कोई साधारण परी नहीं है, बल्कि रानी परी की बेटियां हैं। हम तुम्हें रानी परी से मिलवा देंगे, लेकिन वो अभी दूसरे परीलोक अपनी सहेली से मिलने गई है। तुम बहुत दयालु स्वभाव की हो। हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने तुम्हें लेकर आए हैं। तुम हमारे साथ चलो। तुम्हें परीलोक की सबसे अद्भुत चीज दिखानी है। नैन्सी दोनों परियों के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ देर तक चलने के बाद परियां रुक जाती हैं। नैन्सी, यहीं रुको। तभी दोनों परियां अपनी आंख बंद करती हैं और अगले ही पल वहाँ एक अद्भुत पेड़ आ जाता है जिस पर जामुन थे। वो कोई साधारण जामुन नहीं, बल्कि सारे जामुन सुनहरे थे। परी एक जामुन का गुच्छा निकालती है और नैन्सी को दे देती है। इसकी मदद से तुम एक अच्छा घर खरीद सकती हो
और नया वेबसाइट शुरू कर सकती हो। इससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अब मेरी बेटी स्कूल से आती होगी, अगर मुझे नहीं देखेगी तो डर जाएगी, इसलिए मुझे पृथ्वी लोक वापस छोड़ दो। उसके बाद दोनों परियां नैन्सी को उसके घर वापस छोड़ देती हैं। सोने के जामुन बेचकर नैन्सी को बहुत रुपए मिलते हैं। वो एक नया घर खरीद लेती है और अपने पति की तरह ही फलों का बिजनेस करना शुरू कर देती है। गांव में सभी लोग नैन्सी की अच्छाई से परिचित थे और वो सब ये जानते थे कि नैन्सी को जया ने घर से निकाल दिया है, इसलिए सब नैन्सी से फल खरीदते थे, जिसकी वजह से जया के पति के फलों के बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा था। जया, नैन्सी ने फलों का बिजनेस शुरू किया है, जिसकी वजह से मुझे काम में बहुत नुकसान हो रहा है। क्या सच में? पर उसके पास तो मैंने बस चिल्लर पैसे छोड़े थे और अचानक ये सब। मैं अभी उससे जाकर बात करती हूँ। उसके बाद जया नैन्सी के घर जाती है। नैन्सी, तेरी वजह से मेरे पति के काम में नुकसान हो रहा है, तुझे अपना ये काम बंद करना होगा। दीदी, अब वो वक्त गया जो मैं आपकी बातें सुनकर रह जाती थी। ये सब जो भी हो रहा है मेरी मेहनत से हो रहा है, इसमें मैं क्या करूं? जो गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी मुकेश भैया से फल ना लेकर मेरे से ले रहे हैं। ये मेरी मेहनत रंग ला रही है। वो दिन भूल गई जो मैंने तुझे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया था और आज तू मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रही है। वो दिन कैसे भूल सकती हूँ दीदी? अगर उस दिन आपने मुझे रोड पर लाकर खड़ा ना किया होता तो आज मैं अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर पाती। मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने मुझे घर से निकाला। उस वक्त तो आपने मेरे पति के मेहनत से बनाया हुआ सब कुछ ले लिया, लेकिन ये सब मैंने अपने मेहनत से बनाया है और इस पर आपकी बुरी नजर तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब आप खुद घर से जाएंगी या आपका हाथ पकड़कर मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूं? नैन्सी का मुंह तोड़ जवाब सुनकर जया कुछ नहीं कह पाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। इस तरह नैन्सी के जीवन में अब सब कुछ ठीक हो गया था और वो अपनी बेटी मानुषी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। बिलासपुर नामक गांव में माधुरी और रघु नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे लोग बहुत ही धनवान थे। उनके 2 बच्चे थे, पायल और सौरभ। वो दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थे और बहुत ही प्यारे बच्चे थे। उनके घर पर मनोरमा नाम की एक औरत काम किया करती थी। वो दिन भर उनके घर पर काम करके अपने बच्चों आरती और हिमांशु का पालन पोषण करती थी। उसके पति के रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के कारण सारी जिम्मेदारी मनोरमा के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से वो लोगों के घरों में काम करके अपना घर चलाती है। मनोरमा की छोटी सी झोपड़ी उसकी मालकिन के घर के बगल में ही थी, इसलिए वो अपने घर का काम करके तुरंत मालकिन के घर काम करने चली जाया करती थी। मनोरमा के बच्चे और माधुरी के बच्चे एक ही उम्र के होने के कारण सब आपस में मिलजुल कर खेलते थे। एक दिन रघु अपने ऑफिस जा रहा था। माधुरी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी से मुझे टीका लगा दो। अभी लगा देती हूँ जी। बच्चों, पापा को बाय बोलो। बाय पापा। इतना बोलकर पायल और सौरभ बाहर खेलने चले जाते हैं। दोनों बच्चे बाहर जाकर गार्डन में आरती और हिमांशु के साथ खेलने लगे। तभी रघु अपनी कार से ऑफिस के लिए निकलता है तो देखता है कि पायल और सौरभ नौकरानी के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये देख रघु को गुस्सा आता है। मेरे बच्चे भी ना कितने अजीब हैं। इन्हें अमीर और गरीब में फर्क ही पता नहीं चलता। लगता है इन्हें घर आकर आज समझाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर रघु गाड़ी लेकर ऑफिस चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल का टाइम हो जाने के कारण पायल और सौरभ घर आ जाते हैं और इधर आरती और हिमांशु भी अपने सरकारी स्कूल में जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी आरती हिमांशु से कहती है, हिमांशु, पायल और सौरभ कितने बड़े स्कूल में पढ़ने जाते हैं। उनको लेने बड़ी बड़ी बसें आती है और हमें पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। बहन, ये सब मत सोचा करो। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं और स्कूल बड़ा हो या छोटा, पढ़ाई तो हर जगह सेम ही होती है ना, इसलिए हमें मन लगा कर पढ़ना चाहिए। हमारी माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। तुम सही कह रही हो हिमांशु। ऐसा कहकर दोनों तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। इधर पायल और सौरभ भी तैयार होकर बस में बैठकर स्कूल चले जाते हैं।
ऐसे ही शाम को रघु ऑफिस से घर आता है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो बच्चों, हमारा घर कितना बड़ा है। तुम्हें खेलने के लिए जो खिलौने चाहिए सब घर में मौजूद हैं। वो तो है पिताजी। तो फिर तुम दोनों उस नौकरानी के बच्चों के साथ क्यों खेलते हो? पापा, वो दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, इसलिए हम उनके साथ खेलते हैं। हाँ पापा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मनोरमा आंटी भी तो कितनी अच्छी है। सौरभ और पायल, अपनी बकवास बंद करो। अगर आइंदा तुम दोनों मुझे उनके साथ खेलते हुए दिखाई दिए तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे कुछ तो अपनी इज्जत के बारे में सोचो। लोग देखकर क्या सोचेंगे कि इतने बड़े घर के लोग गरीब के साथ खेल रहे हैं। अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे रोते हुए अपनी माँ के पास गए। दोनों बच्चों को रोता हुआ देखकर माधुरी पूछती है, अरे बच्चों, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे रो क्यों रहे हो? माँ, पिताजी ने हमें डांटा क्योंकि हम आरती और हिमांशु के साथ खेलते हैं। पिताजी ने हमें आरती और हिमांशु के साथ खेलने से मना कर दिया है। अच्छा, तो इसलिए तुम दोनों रो रहे हो? हाँ माँ, एक वही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब हम उनके साथ नहीं खेलेंगे तो किसके साथ खेलेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है अगले हफ्ते रक्षाबंधन है। तुम्हारे पिताजी इस साल तुम्हें बहुत अच्छे तोहफे देने वाले हैं, इसलिए वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो। तोहफे की बात सुनकर सौरभ और पायल खुश हो जाते हैं। सच में माँ, मुझे इस बार भैया से बहुत बड़ा वाला बारबी डॉल चाहिए। ठीक है पायल, मैं तुम्हें इस बार बहुत ही बड़ी वाली बारबी डॉल दूंगा। अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर माधुरी खुश हो जाती है। चलो, इसी बहाने दोनों बच्चे खुश हो गए। तभी सौरभ कहता है, माँ, हम थोड़ी देर खेल कर आ जाए क्या? ठीक है बच्चों, जाओ, पर जल्दी आ जाना, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। ओके माँ। इतना बोलकर दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं। अरे पायल, इतनी देर कहाँ लगा दी? हम कब से तुम्हारा खेलने के लिए वेट कर रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम्हें पता है रक्षाबंधन आने वाला है और इस बार मुझे भाई से बहुत बड़ा सा बारबी डॉल चाहिए। हाँ हिमांशु, इस बार मैं अपनी बहन को बहुत बड़ा वाला बारबी डॉल दूंगा और पिताजी हमारे लिए नए कपड़े भी लाने वाले हैं और खूब सारी मिठाइयाँ। और पता है, मैं इस बार अपने भाई को सोने की राखी बांधूंगी। क्या सोने की राखी? वो कितनी अच्छी होगी ना, और कितनी महंगी भी। वो तो होगी ही। चलो अब खेलते हैं। सारे बच्चे खेलने लगे। शाम को जब मनोरमा काम पर से घर लौटी तो दोनों बच्चे उनसे कहते हैं, माँ, रक्षाबंधन का त्योहार हमें भी बहुत धूमधाम से मनाना है। आपको पता है पायल और सौरभ रक्षाबंधन का त्योहार कितने अच्छे से मनाएंगे। पायल अपने भाई को सोने की राखी बांधेगी। बहुत अच्छी बात है बच्चों, पर मेरे प्यारे बच्चों, उनसे तुम खुद की तुलना मत करो। और रक्षाबंधन का ये मतलब नहीं है कि हमने कितने पैसे खर्च किए। इसमें जरूरी ये है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है, समझे? हाँ माँ, हम समझ गए। ऐसा कहकर दोनों पढ़ाई करने चले गए। ऐसे ही रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। पायल और सौरभ का घर त्योहार के चमचमाहट से चमक उठा। पायल बहुत ही सुंदर सा कपड़ा पहनकर तैयार हो जाती है और सौरभ भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर माधुरी एक प्लेट में पूजा का सामान निकालकर उसमें एक सोने की राखी रख के पायल को देती है और इधर रघु सौरभ को नोटों की गड्डी दिया और एक खूबसूरत सा सोने का कंगन का डब्बा। बेटा ये लो, तुम ये पायल बिटिया को उपहार में दे देना। फिर पायल ने सौरभ को तिलक लगाया और उसके हाथों में सोने की राखी बांधी और उसे मिठाई खिलाई। फिर सौरभ पायल को नोटों की गड्डी देता है और उसे सोने का कंगन पहनाता है। पायल ये सब देखकर बहुत खुश हो गई। शुक्रिया भाई। दूसरी ओर आरती कागज और रेशम के धागे की राखी अपने भाई के लिए बनाई और हिमांशु ने अपनी बहन को तोहफे में देने के लिए अपने हाथों से मिट्टी के खिलौने बनाए जो आरती को पसंद थे। उनकी माँ ने मीठे के लिए घर में सूजी का हलवा बना दिया। फिर आरती अपने भाई को राखी बांधी और हलवे से मुंह मीठा करवाया। हिमांशु ने आरती को मिट्टी के अच्छे अच्छे खिलौने दिए जिसे देखकर आरती बहुत खुश हो गई। अरे वाह भाई, ये खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पसंद आए। शुक्रिया भाई। तुम्हारी राखी भी मुझे बहुत पसंद आई। सभी ने खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। शाम को सब गार्डन में आँख मिचोली खेल रहे थे। उन्होंने पायल के आँखों में पट्टी बांधी और खेलने लगे। तीनों बच्चे पायल को घेर कर खड़े थे।
पकड़ो, मुझे पकड़ो। अरे कहाँ हो तुम सब? हम यही है पायल, पकड़ो तो सही। सारे बच्चे मजे से खेल रहे थे। तभी आरती को पायल के पैरों के नीचे काला सा बिच्छू दिखाई दिया। बाप रे, इतना बड़ा काला बिच्छू! हिमांशु, हिमांशु, देखो बिच्छू! पायल की आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौरभ बिच्छू देखकर डर कर घर के अंदर भाग गया। इससे पहले बिच्छू पायल को डंक मार देता, हिमांशु भागकर मोटा सा डंडा लेकर आया और उस पर प्रहार किया। तभी आरती ने पायल का हाथ खींचा और उसे अपनी तरफ कर लिया और उसकी आंखों पर से पट्टी हटाई। हिमांशु उस बिच्छू को मारकर उसे दूर जाकर फेंक दिया। तभी घर से माधुरी और रघु बच्चों का शोर सुनकर घर से बाहर आए। फिर पायल ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। देखा पिताजी आपने, आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई। अगर ये ना होते तो ना जाने आज क्या हो जाता। ये सब सुनकर रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने हमेशा अपने बच्चों को समझाया था कि तुम्हारे साथ ना खेलें, और आज तुमने ही मेरे बच्चों की जान बचाई। अंकल, पायल मेरी बहन जैसी है। मेरी माँ ने कहा था कि रक्षाबंधन का मतलब है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, इसलिए मैंने इतना साहस किया और पायल की रक्षा की, और मैं हमेशा ऐसे ही रक्षा करूँगा। हिमांशु की बातें सुनकर रघु अपने विचारों से शर्मिंदा हो गया। तभी माधुरी कहती है, बच्चों, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सच कहा था। चलो अंदर आओ, पायल तुम्हें राखी बांधेगी। ऐसा कहकर वो सब घर के अंदर आ गए। फिर पायल ने हिमांशु को राखी बांधी। ये सब देखकर कोने में खड़ी मनोरमा भी बहुत खुश होती है। बेटा, पायल ने तुम्हें राखी बांधी है, इसे कुछ दोगे नहीं क्या? हाँ माँ, मैंने आरती के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए थे, उसमें से कुछ खिलौने मैंने बचा रखे हैं, वो मैं पायल को दूंगा। हिमांशु दौड़कर अपने घर जाता है और मिट्टी के खिलौने लाकर पायल को देता है, जिसे देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है। तभी इधर आरती सौरभ को अपनी बनाई हुई रेशम की राखी बांधती है। फिर रघु घर के अंदर जाकर एक थाली में कुछ पैसे और एक सोने की चेन लेकर बाहर आता है। ये लो बेटा, आरती बिटिया को दे दो। ये देखकर मनोरमा कहती है, साहब, इसकी क्या जरूरत है? ये तो भाई बहन का प्यार है। मनोरमा, तुम इतने सालों से हमारे घर काम करती आई हो, ये एक भाई की तरफ से तोहफा समझकर रख लो। ये लो बेटा, दो आरती बिटिया को। शुक्रिया भाई। उसके बाद दोनों भाई बहन रघु और माधुरी के पैर छूते हैं और थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाते हैं। अब इस प्रकार वो लोग हमेशा एक साथ मजे से खेलते और बहुत ही प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने विचार अच्छे रखने चाहिए और दूसरों की निस्वार्थ मन से मदद करनी चाहिए।